हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 13 के बारे में। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोग डायबोरेन समाप्त किए थे, काफ़ी डिटेल में देखे थे डायबोरेन के स्ट्रक्चर वगैरह को। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे बोरोन ट्राइहेलाइड्स के बारे में, BX3। चूँकि बोरोन का कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बोरिक एसिड पढ़े हम लोग, बोरेक्स के बारे में पढ़े, डायबोरेन पढ़े। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का वह है इसका ट्राइहेलाइड। बोरोन एक ही टाइप का हेलाइड बनाता है, ट्राइहेलाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ हैलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी हैलोजन हो सकता है। सबके साथ बोरोन का जो है कंपाउंड बनता है और एक सिंपल तरीके से बनता है। बोल रहा है कि इसमें BF3 को छोड़ करके, मतलब इसमें से क्या क्या हैलाइड्स हो गए, BF3 हो गए, BCl3, BBr3, BI3, ये चार हैलाइड्स हुए बोरोन के। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड एंड बोरोन ट्राइआयोडाइड। इन चारों में से बोल रहा है BF3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी इन तीनों को बनाने का एक ही मेथड है, सिमिलर मेथड है। और उसके लिए है क्या कि उसमें बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3, इसको हीट किया जाता है कार्बन के साथ, और जिस प्रकार का हेलाइड बनाना है उस हैलोजन के साथ। मतलब यहाँ X के जगह Cl होगा, Br होगा या I होगा, हीट। तो जब हम लोग बोरिक एनहाइड्राइड, कार्बन और हैलोजन के मिक्सचर को एक साथ हीट करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है बोरोन ट्राइहेलाइड का, 2BX3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब एक प्रकार से बोलो यहाँ तो यह कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कैसे? बोरोन के पास से ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन एक प्रकार से होता है। तो यह कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जा रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दे रहा है, और यह हैलोजन जाकर के जुड़ जा रहा है किसके साथ? बोरोन के साथ, और फॉर्मेशन हो जा रहा है बोरोन ट्राइहेलाइड का। तो BF3 को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावे जितने भी हेलाइड्स हो सकते हैं बोरोन के, आइदर BCl3, BBr3 या BI3, सबका बनाने का यह एक कॉमन सा मेथड है कि उस हैलोजन का और कार्बन का मिक्सचर को हीट किया जाए बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। अब बात आता है कि सर फ्लोरीन का क्यों नहीं, फ्लोरीन क्यों नहीं बनेगा इससे? तो इसके बारे में आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ोगे। फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या बोले कि कार्बन यहाँ बोरोन को रिड्यूस कर रहा है एक तरीके से ऑक्सीजन को हटा करके। अभी है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बन यहाँ रिड्यूस कर रहा है, फिर ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बिना मतलब का हो जाएगा रिएक्शन। नहीं, कार्बन जो यहाँ हम लोग ले रहे हैं वह कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लोगे तो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन वही यदि फ्लोरीन ले लेते हो तो यह फ्लोरीन बहुत ही क्या सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर कार्बन को जो है ना इसका काम नहीं करने देगा बढ़िया से। कार्बन जो इसको रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन हटा करके, फ्लोरीन नहीं हटाने देगा, क्योंकि बहुत मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक साथ आ जाएगा तो फिर दोनों आपस ही में मिल जाएगा, फिर इधर एक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, इसलिए हम लोग BF3 का फॉर्मेशन जो है इससे नहीं करते हैं। तो कैसे बनाएंगे फिर उसको? तो बनाने का दूसरा मेथड है कि कैल्शियम फ्लोराइड, बोरिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हीट किया जाए, तब इससे जाकर के फॉर्मेशन हो जाता है BF3 का, 3CaSO4 प्लस 3H2O। समझ गए बात को?
कैल्शियम फ्लोराइड, बोरिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को यदि हम लोग एक साथ हीट करें तो यहाँ से BF3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस मेथड से नहीं, यहाँ से बन जाएगा। इससे क्यों नहीं बनेगा एक्सप्लेन कर दिया, और ये सिंपल सा एक रिएक्शन है इसके अनुसार। तो इस तरह से हम लोग बोरोन के हेलाइड्स को बना सकते हैं। 3 तो एक ही तरीके से बन गए, BF3 में एक अलग कहानी था, इसको बनाने का एक अलग मेथड था। अब आते हैं इन बोरोन हेलाइड्स के प्रॉपर्टीज पे। तो 4 हो गए, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, चारों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बोला है कि जो BF3 है यह कलरलेस गैस है, BCl3 कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। अब लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन बहुत कम है, 13 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से BBr3 ये भी यही है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है, 90 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। और लास्ट में बचा BI3 या वाइट फ्यूजिबल सॉलिड। वाइट सॉलिड है जो आसानी से फ्यूज कर जाता है, पिघल जाता है। सारे सॉलिड नहीं पिघलते हैं, जैसे लकड़ी को तुम हीट करोगे तो लकड़ी को जलाओगे तो जल जाएगा, पिघलेगा थोड़े। नमक नहीं पिघलता, जल जाएगा डायरेक्ट। तो ये फ्यूजिबल सॉलिड है, मतलब कि फ्यूज करता है, पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 310 डिग्री सेल्सियस। तो एक जनरल सा बात याद रखोगे, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जानना हो कि वह सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा और सारे सिमिलर कंपाउंड्स हो, तो उसमें याद रखना कि जो एकदम लोवेस्ट मास का होता है वो जनरली गैस होता है। इन सबों में सबसे कम मास इसका होगा। हाईएस्ट मास वाला जनरली सॉलिड होता है। तो जो बीच वाले बच गए जिनका मास ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, वे बीच वाले जनरली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। जनरल ट्रेंड है, किसी भी चीज़ में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो कि छोटे मेंबर मास जिनका कम है गैस, मास जिनका बहुत ज़्यादा है सॉलिड, और बीच वाले जनरली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। फ्यूजिबल सॉलिड का मतलब क्या है बता दिए, इसको फ्यूज कर सकते हैं। जैसे बर्फ फ्यूजिबल सॉलिड है, पिघल करके लिक्विड में बदलता है, उसी प्रकार से BI3 का भी कहानी यही है। अब बोल रहा है कि ये जो ट्राई हेलाइड्स हैं BF3, BCl3, BBr3 या BI3, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो आयनों में टूट जाए वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी में घोलोगे टूट जाएगा, Na+ अलग Cl- अलग। तो इस तरह से जो आयन में डिसोसिएशन हो रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वही यदि तुम BCl3 लोगे और वाटर में घोलोगे तो आयन में नहीं टूटता है, नो डिसोसिएशन। आप बोलोगे कि सर ये पता कैसे चलेगा, दिखेगा थोड़े। अबे नमक को पानी में घोलते हैं तो वहाँ से टूट के Na+ अलग और Cl- अलग हो रहा है, कहाँ दिखता है, पानी में देखने से नहीं दिखता है वो। तो फिर कैसे जानेंगे सर कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो सिंपल सा फंडा है कि पानी में घोलो और घोलने के बाद उस सॉल्यूशन से करंट पास करवाओ, इलेक्ट्रिसिटी। यदि करंट पास करा इसका मतलब कि आयन में टूटा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वह आयनों के चलते होता है, फ्री आयंस के चलते। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक और सॉल्यूशन से करंट पास करवाते हैं तो पास करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि Na+ और Cl- में टूट गया है और इसी से करंट पास कर रहा है। लेकिन वही BCl3 को वाटर में घोलने के बाद करंट पास करवाए तो नहीं पास किया, इसका मतलब कि इसमें कोई आयंस नहीं है या आयनों में नहीं टूटता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर जो है ना हम लोग पता करते हैं।
ये जितने भी हेलाइड्स हैं बोरोन के चारों जो है कोवलेंट नेचर के होते हैं, चारों कोवलेंट नेचर के हैं, क्योंकि बोरोन एक नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है मेनली कोवलेंट होता है। आयनिक कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेनली क्या होता है, कोवलेंट होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे BF3 है, ठीक, मतलब बोरोन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड, BCl3 है मतलब बोरोन क्लोरीन के बीच बॉन्ड, BBr3 है मतलब बोरोन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड, और BI3 है मतलब बोरोन और आयोडीन के बीच बॉन्ड। ऐसा तो सबके सब नॉन मेटल्स हैं, बोरोन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल के कंपाउंड जो है मेनली क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। ज़्यादा कोवलेंट हो सकता है, कम कोवलेंट हो सकता है, लेकिन वे होंगे मेनली कोवलेंट। तो समझते हैं ज़रा इसको हम लोग। इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरोन का तो होता है 2.0, इसका तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी का है 4.0। यहाँ इसका तो हमेशा उतना ही रहेगा, इसका 3.0, 2.0, इसका 2.8 या 9 लेते हैं, 2.0 ये 2.67 के आसपास होता है। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ आएगा 2.0 का, 1.0 का, 0.8 का, 0.6 का। अब एक रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम हो कंपाउंड में उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा फिर उसमें उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम रहेगा। अब यहाँ बोरोन फ्लोरीन में फ्लोरीन जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका साफ सा मतलब है कि इस पर बहुत ज़्यादा माइनस होगा। अब यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है तो जो यहाँ माइनस होगा वो कम होगा, ऐसा यहाँ और भी कम होगा, वहाँ और भी कम होगा। तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसका मतलब इनमें चार्ज कम होगा, और चार्ज जिनमें आता है वे आयनिक होते हैं। तो चार्ज कम होगा मतलब आयनिक कम होंगे, तो ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट नेचर का होगा। तो इस हिसाब से साफ साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि BI3 सबसे ज़्यादा कोवलेंट, उससे कम BBr3, उससे कम BCl3 और सबसे कम BF3। सो दिस इज द कोवलेंट नेचर, कोवलेंट कैरेक्टर, ऐसा। तो एक रीज़न हम लोग ये दे दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं तो कोवलेंट तो होगा ही, लेकिन इसमें से भी ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है सबसे कम होगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्जर्व करा हमने BI3 में, इसलिए सबसे ज़्यादा कोवलेंट ही होगा। आयनिक कैरेक्टर लिखेंगे तो उलट जाएगा, BF3 ज़्यादा आयनिक होगा, फॉलोड बाय BCl3, BBr3 एंड BI3 इज द लीस्ट आयोनिक। तो ये आयनिक कैरेक्टर बता रहा है, आयोनिक कैरेक्टर बता रहा है, आयोनिक कैरेक्टर है। तो आयनिक कैरेक्टर BF3 में सबसे ज़्यादा, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर BI3 में सबसे ज़्यादा। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग समझेंगे इस आधार पे कि यदि इस सब को हम लोग आयनिक ही मान करके चलें तो सब में बोरोन पर होगा 3+ चार्ज। नहीं, अब एक पर 1 माइनस होता है, 3 फ्लोरीन है तो 3 माइनस, तो उस हिसाब से बोरोन पर 3+ आ जाएगा। अब बोरोन पे 3+ आने का मतलब समझ रहे हो साइज कितना छोटा हो जाएगा। तो एक तो पहले से छोटा सा है, अब और छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम नहीं है, 2 है, मतलब कि ठीक ठाक है। तो बोरोन का इतना छोटा साइज और इतना ज़्यादा चार्ज बता रहा है कि जो इसका पोलराइजिंग पावर है बहुत ज़्यादा होगा, हाई पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फिच रूल, फाजॉन रूल, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा। तो फिर आप बोलोगे कि सब में तो बोरोन 3+ का है, तो ठीक है, बोरोन का ठीक है, सब में 3+ है, लेकिन
साइज अब एनायन का देखो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन दी जाने से साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो एनायन है इसका क्या बढ़ता है, पोलरिजेबिलिटी बढ़ता है, पोलरिजेबिलिटी इंक्रीजेज। तो आयोडीन का पोलरिजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, और पोलरिजेबिलिटी जितना ज़्यादा होता है फिर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। तो बोरोन सब में कॉमन है 3-3 प्लस का, लेकिन जो एनायन है आयोडीन वह सबसे बड़ा साइज का एनायन है, तो उसका पोलरिजेबिलिटी सबसे अधिक होगा, और पोलरिजेबिलिटी सबसे अधिक होने का मतलब कि उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? तो यह कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखोगे। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन वेरिएशन तो पूछेगा ही ना, कि चारों में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन या सबसे ज़्यादा आयनिक कौन, या ऐसे अरेंज करने दे देगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे, तो इसको ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली कोवलेंट ही हैं सारे, लेकिन कोवलेंट में भी वेरिएशन की बात करें तो Bi3 सबसे ज़्यादा कोवलेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बोरोन ट्राइहेलाइड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक बार देख चुके हैं पीछे, लेकिन फिर से अभी स्ट्रक्चर पे ही सारा खेल है, तो उसको देखना है। BX3 बोरोन के साथ 3 हैलोजन एटम्स हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर हम लोग जान रहे हैं 5। तो एटॉमिक नंबर 5, इसका मतलब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1। 1s इनर सेल है ना, तो उसका हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे। अब बोरोन के साथ 3 हैलोजन है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा मतलब बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि बॉन्ड हमेशा बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो उसके लिए बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें आ जाएंगे 3, ऐसे 3 नहीं 2, ऐसा। अब ये 3 ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यह ऑर्बिटल s का है, ये दोनों ऑर्बिटल p के हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब यहाँ से ये तीनों एक साथ ऐसा। बोरोन का कहानी तो हो गया कि बोरोन के पास ये 3 आ गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हैलोजन की बात करेंगे, कोई भी हैलोजन लोगे आप, फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो या आयोडीन लो, सबका कन्फिग्रेशन तो सेम है, सबके लास्ट में आएगा NH2 NP5 S2। जैसे इसका लोगे तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। तो उतना अलग अलग नहीं, क्योंकि जनरल लिख रहे हैं तो n लिख देते हैं, n वहाँ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 5। अब दिख रहा है कि हैलोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द p ऑर्बिटल। बोरोन ऑल्सो कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो हैलोजन का या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरोन का या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलकर पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो चूँकि टोटल 3 हैलोजन है, तो एक का हम दिखलाए तो बाकी 2 का भी तो वही कहानी है, ऐसा। मतलब बोरोन का जो sp2 ऑर्बिटल है उसके साथ हैलोजन का p ऑर्बिटल जाकर के क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसके लिए जब बनाओगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो बोरोन का ये तीनों sp2 है, तो sp2 का कैसा अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल प्लानर, ऐसा, इस तरह से तीनों में एक इलेक्ट्रॉन।
तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हैलोजन की हम लोग बात कर लें। अच्छा, ये तीनों कौन सा ऑर्बिटल है? ऑल दिस 3 आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसा हैलोजन का यह p ऑर्बिटल है। p का शेप जान रहे हो, डम्बेल। तो यहाँ बनाओ हैलोजन और डम्बेल से इसको दिखला दो ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल ऐसे। ऐसा सारे जगहों पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ऑब्वियसली इस बॉन्ड का नाम होगा sp2p सिग्मा बॉन्ड। sp2p है तो sp2p सिग्मा बॉन्ड सभी के सभी वही हो गए। ऐसा अब देखो बोरोन का या जो sp2 ऑर्बिटल है तो sp2 में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2s और 2p है। ठीक, अब यहाँ जो भी हम समझाए कि यदि तुम फ्लोरीन लेते हो तो इसके पास भी 2s 2p आएगा, क्लोरीन लेते हो तो 3s 3p आएगा, ब्रोमीन लेते हो तो 4s 4p आएगा और आयोडीन लेते हो तो 5s 5p आएगा। ऐसा तो मतलब तो p से है क्योंकि ओवरलैप तो p कर रहा है, तो यहाँ 2p है, इसका मतलब कि यहाँ 2p ऑर्बिटल का साइज जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। ऐसा 5p वाला तो और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा इस तरह से तो बोरोन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वे सेकेंड सेल के ऑर्बिटल से बने हैं, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज मैच करेगा वही एटॉमिक ऑर्बिटल से जो सेकेंड सेल का हो। इसका मतलब हुआ कि जैसे बोरोन का ये ऑर्बिटल जो इतना बड़ा हम लोग दिखाए, दिस वन ऐसे, तो इसको ऐसे समझ लो ना कि बोरोन का ऑर्बिटल यदि यह इतना बड़ा है sp2 तो इसके साथ फ्लोरीन मिलेगा तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल इसी के साइज के जैसा होगा ऐसा। लेकिन यदि बोरोन के साथ क्लोरीन कंबाइन करें तो बोरोन का तो चलो यही है, लेकिन क्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो साइज में ज़रा ध्यान दोगे। उसी प्रकार से ब्रोमीन लोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये और भी बड़ा हो जाएगा। और वही आयोडीन लेते हो तो फिर क्या कहना, इसमें तो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब ज़रा देख के बताओ कि ऑर्बिटल का बेस्ट ओवरलैपिंग कहाँ हो सकता है। बोरोन जब फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तब, क्लोरीन से करेगा तब, ब्रोमीन से करेगा या आयोडीन से करेगा तब, बढ़िया ओवरलैपिंग कहाँ है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल था तो ओवरलैपिंग देखो बढ़िया हुआ। यहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हुआ, देखो इतना रीजन तो ये बच जा रहा है, ई पोर्शन कहाँ मिल पाया, देखो तो यहाँ तो ये वाला पोर्शन और भी बच गया। मतलब कि यहाँ बेटर ओवरलैपिंग 100% ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो और भी ज़्यादा बच जा रहा है। ऐसे ये जो पोर्शन रंग रहे बचा हुआ पोर्शन है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ ठीक ठाक ओवरलैपिंग हो गया 100%। ये वाला ऑर्बिटल का पूरा पोर्शन, इसका पूरा पोर्शन यहाँ आकर के ओवरलैप कर गए। लेकिन यहाँ क्लोरीन ऑर्बिटल का साइज बड़ा था तो इसमें एक पोर्शन खाली बच गया। यहाँ ब्रोमीन का साइज बड़ा था तो यहाँ इसका भी खाली बच गया, यहाँ तो और भी बच गया। तो 100% ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग केवल यहाँ हो रहा है। 100% ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग केवल कहाँ हो रहा है, फ्लोरीन के साथ। और चूंकि बॉन्डिंग का थ्योरी बोलता है कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पे ही डिसाइड होता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ, या बेटर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कीप्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना बेहतर होगा, जितना अच्छे से होगा, जितना ज़्यादा होगा, उससे उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। अब चूंकि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया से फ्लोरीन के साथ हो रहा है, इसलिए बोरोन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ऐसा बोलो। तो जब यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम लोग बात करने करेंगे
तो बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, उससे कमज़ोर बोरोन क्लोरीन का बॉन्ड, फिर बोरोन ब्रोमीन का बॉन्ड और उससे भी कमज़ोर बोरोन आयोडीन का बॉन्ड। और यही ओवरलैपिंग के आधार पर इसको हम लोग दिखाएंगे। एक तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया हुआ, और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये वाला बॉन्ड भी छोटा होगा। अब क्लोरीन में ओवरलैपिंग भी ठीक नहीं हो रहा है और ओवरलैपिंग ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड का लंबाई भी ज़्यादा होगा। यहाँ देखो और ज़्यादा होगा और यहाँ तो और भी ज़्यादा हो गया। बॉन्ड का लंबाई देखो जरा ध्यान से, इससे ज़्यादा लंबाई दिख रहा है, इससे ज़्यादा लंबाई दिख रहा है और इससे ज़्यादा लंबाई दिख रहा है। तो खराब ओवरलैपिंग होने के चलते एटम्स बहुत नज़दीक नहीं हो पाते हैं और वे दूर रहेंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना, ओवरलैपिंग खराब होना, ये सब चीज़ बतला रहा है कि बॉन्ड कमज़ोर होगा। तो सब में यही ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, सब में sp2p ओवरलैपिंग हुआ है, लेकिन जो बॉन्ड का मजबूती है वह अलग अलग होगा। किस आधार पे होगा, काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किए, ऑर्बिटल का शेप वगैरह साइज बना करके, ओवरलैपिंग दिखला करके, सब कुछ करके बतलाया इसको। अब यदि यहाँ तो हम लोग देख लिए ऑर्बिटल पिक्चर कैसे है, किस आधार पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है। इसी के लिए यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे बॉन्ड वाला, तो बोरोन एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर। बोरोन के पास तो चूंकि 3 ही अनपेयर्ड थे तो 3 तो बना लिया, हैलोजन के पास अनपेयर्ड एक थे तो एक बना लिया, लेकिन वैलेंस में तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से बॉन्ड यही बनाया, तो बाकी ये 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 3 लोन पेयर, ऐसे इस तरह से 3 लोन पेयर, एकदम एक रेगुलर शेप होगा, मिलाओगे तो ट्राइगोनल प्लानर शेप। 3 साइड बन रहा है इसलिए ट्राइगोनल, एंगल सारे 120 होने वाले हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड अगेन हेयर ऑल्सो 120 डिग्री। तो सब एंगल जोड़ोगे 360 आ जाएगा, और एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल जोड़ने पर 360 आ जाए, मतलब वो प्लानर होता है। मतलब कि BX3 में एक बोरोन और 3 हैलोजन, ये 4 के चारों एटम्स एक ही प्लेन पे है, 4 के चारों एटम्स एक ही प्लेन पे है। माने ये हथेली यदि है तो यही हथेली पे यहाँ बोरोन है और इसी में अगल बगल 3 के 3 हैलोजन लगे हुए हैं, सेम प्लेन में है सारे, बोरोन भी और 3 हैलोजन एटम में। समझ गए बातों को। तो इस तरह से बोरोन ट्राइहेलाइड का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया, और ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि इसके बाद अब जो कहानी सुनाएंगे इस बोरोन ट्राइहेलाइड के बारे में, वह सारा कहानी इसके स्ट्रक्चर पे ही है, ओवरलैपिंग पे है, साइज पे है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। तो एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखना कि कैसे ओवरलैपिंग होकर के जो है इसमें बॉन्ड बना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इस बोरोन ट्राइहेलाइड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे हम। अभी स्ट्रक्चर देख लिए, तो आगे जो प्रॉपर्टी बताएंगे सब स्ट्रक्चर पे ही है, तो एकदम इसको अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये सब कुछ समझ लेना, कैसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, ओवरलैपिंग कैसे कब बढ़िया होता है ख़राब होता है, सब कुछ देख लोगे। तो इतना कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसको आगे बढ़ा करके एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।